हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। प्रेपवेल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने जा रहे हैं बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कुछ 2-3 महीने से बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट न्यूज़पेपर की हेडलाइंस रही है और ऐसे एग्जामिनेशन जहां पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे ये श्योरिटी बन जाती है कि आप लोगों को इन डिस्प्यूट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। भले ही क्वेश्चन पूछने का फॉर्म किसी भी टाइप में हो, जस्ट लाइक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन दिया जाए आपको, या फिर आपसे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर सीधा सा लीनियर वे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन सभी चीजों को कवर करते हुए हम चलेंगे और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे सभी चीजों को हम लोग पिक्टोरियल वे में देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपके मेमोरी के अंदर वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो सके और आप लोग उसको बेसिकली बहुत जल्दी रीगेन कर सको और एग्जामिनेशन में अपना आंसर दे सको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन चीजों को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपकी कोई भी क्वेरीज या डाउट होते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। मैं आपको उन सभी के आंसर देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ फर्दर डिटेल्स और अपडेट्स या फिर पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी मीडिया हैंडल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स को समझने के लिए आपको पहले ये समझना जरूरी है कि इंडिया के बॉर्डर कहाँ पे हैं और किस टाइप से बाइफरकेटेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे पाते हैं कि गुजरात के इस पर्टिकुलर रीजन से लेकर ये पूरा का पूरा जो रीजन है इंडिया में वेस्ट बंगाल का, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये कोस्ट लाइन है। ठीक है, और इसी में अगर मैं अंडमान निकोबार को ऐड कर दूं और लक्षद्वीप वगैरह को भी ऐड कर देता हूं तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 7516.6 किलोमीटर का यहाँ पे बॉर्डर पूरा हमारा आने वाला है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग बात करें जो लैंड रिलेटेड बॉर्डर है, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे नेबर जो है पाकिस्तान है, ये वाला जो छोटा सा एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये अफगानिस्तान है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कह देंगे कि हमारे पास चाइना अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे कहेंगे कि नेपाल आपके पास अवेलेबल है, भूटान आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप लोग कहेंगे कि ये थोड़ा सा जो एरिया है राइट हैंड कॉर्नर पे ये म्यांमार को टच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यांमार आपके पास अवेलेबल है। ओके, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इन सारी बॉर्डर को अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये नियर अबाउट 15,106.7 किलोमीटर का बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। अब यहाँ पे बेसिक बात की जाए तो सबसे बड़ी बॉर्डर किसके साथ है, तो आप बता देंगे कि बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर जो है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज 4,096.7 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है चाइना का, और चाइना में आप कह सकते हैं 3488 किलोमीटर का बॉर्डर हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। उसी के बाद जो नंबर आता है वो आ जाता है पाकिस्तान का, और आप यहाँ पे कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेपाल का नंबर आता है और आप यहाँ पे कह सकते हैं कि नेपाल के साथ हम लोग 1751 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास म्यांमार। ठीक है, और म्यांमार की अगर यहाँ पे बात की जाए तो 1643 किलोमीटर का बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। म्यांमार के बाद आपके पास है भूटान, और भूटान में आप कह सकते हैं कि हम लोग नियर अबाउट 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। और एट द एंड अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करें जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं तो दैट इज 106 किलोमीटर। तो ओवरऑल 15,106.7 किलोमीटर का इंडिया का ये पर्टिकुलर बॉर्डर है। ठीक है, अब इतना लंबा अगर आपके पास लैंड रिलेटेड बॉर्डर है तो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी होने बहुत नॉर्मल सी चीज है, कॉमन सी चीज है। और लैंड डिस्प्यूट का सबसे बड़ा रीजन क्या रहा था कि हम लोग ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल सिस्टम में थे, हम लोग उनके अंडर में थे, और ये देखा गया है कि बेसिकली उन्होंने जिस भी कंट्री को फ्री किया है वहां इस टाइप के जो बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो उन्होंने छोड़े हैं ताकि बाद में भी ये कंट्रीज जो हैं सफर करती रहे। तो यहाँ पे इन्हीं बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट के बारे में हम बात करेंगे। आई होप कि आप लोग ये समझ चुके होंगे कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं किन किन के साथ शेयर होते हैं,
कहाँ पे शेयर होते हैं, मैक्सिमम किसके साथ है और मिनिमम किसके साथ है, तो इजीली आप लोग यहाँ पे आगे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको समझने में अपना रोल प्ले कर सकेंगे। अब बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे अगर बनाया जाए कि इनको एक ऑर्डर के अंदर आप लोगों को बताना है कि मैक्सिमम टू मिनिमम बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंडली यहाँ पे आपसे अगर सिर्फ लीनियर क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट किसके साथ है, लोएस्ट किसके साथ है, या फिर चाइना के साथ बॉर्डर कितनी है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे कवर कर पाओगे। ठीक है, तो इसको याद करते हुए चलते हैं आगे। हम देखते हैं इंडिया एंड चाइना रिलेटेड बॉर्डर डिस्प्यूट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंडिया एंड चाइना रिलेटेड हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट को देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये पूरा वो रीजन है जहां पे आप ये कह सकते हैं कि हम चाइना के साथ टच में आते हैं, और इन टच वाले एरियाज को हमने 3 पर्टिकुलर पार्ट में बाइफरकेट कर रखा है। ये जो एरियाज हैं ये ईस्टर्न सेक्टर है, सेंट्रल सेक्टर है और वेस्टर्न सेक्टर है। ठीक है, तो हम लोगों ने इनको 3 पर्टिकुलर पार्ट में बाइफरकेट किया। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा लिख देना चाहूंगा ताकि आप लोग इसे याद रख सके। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिया की चाइना के साथ बॉर्डर क्या है, 3488 किलोमीटर है, ये इंडिया की तरफ से है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चाइना इसे मानता है कि इट इज जस्ट 2000 किलोमीटर। तो दैट मीन्स दोनों के बीच में 1488 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसा है जो कि डिस्प्यूटेड है। तो 1488 किलोमीटर अपने आप में बहुत बड़ा होता है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है या फिर अरुणाचल के अंदर ये वाला एरिया है, ये मेजरली चाइना की तरफ से ऑक्यूपाइड है। तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया इसे अपना मानता है, और मानना भी चाहिए, क्योंकि इसके पास हमारे पास बहुत सारे एविडेंस ऐसे हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये बॉर्डर हमारी है, जिसे मैं अभी यहाँ पे प्रूव करने जा रहा हूँ। और चाइना जो ये कहता है कि 2000 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये बिल्कुल भी गलत है। तो देखिएगा इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले जब हम इनको बाइफरकेट करते हैं ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर और सेंट्रल सेक्टर में, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सेक्टर किस किस जगह इंडिया में टच ऑन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे वेस्टर्न सेक्टर के अंदर, तो आप वेस्टर्न सेक्टर के अंदर बोल सकते हैं कि हमारे पास लद्दाख का रीजन है और कश्मीर का रीजन अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो न्यू मैप है उस अकॉर्डिंग ये जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया हो जाता है। देन आफ्टर आपके पास जो आ जाता है वो आ जाता है लद्दाख का रीजन। तो मेजर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये लद्दाख वाले रीजन पे हम शेयर करते हैं बॉर्डर, और थोड़ा सा ये जो लोअर पार्ट है वहां पे जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी ये बॉर्डर शेयर किया जाता है। सेकेंडली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेंट्रल एरिया की, तो सेंट्रल एरिया में आप लोग देखेंगे उत्तराखंड का एरिया है। ठीक है, और उत्तराखंड के साथ साथ आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो बॉर्डर क्रिएट करता है चाइना के साथ। जबकि जो ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्टर्न सेक्टर में आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सिक्किम आता है और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया यहाँ पे टच करता है। ठीक है, तो बेसिकली राइटिंग आप समझ ही रहे होंगे, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको रिपीट किए जा रहा हूं, आप लोग साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 पर्टिकुलर सेक्टर में हम लोगों ने इन्हें बाइफरकेट किया है। वेस्टर्न सेक्टर है, सेंट्रल सेक्टर है और ईस्टर्न सेक्टर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन तीनों ही सेक्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा और सबसे कम बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स किस जगह पे है, तो इससे आप लोग इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वेस्टर्न सेक्टर पे। ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जिसके बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो वेस्टर्न सेक्टर जो है, इसी वेस्टर्न सेक्टर को आप लोग क्या कहते हैं, जॉनसन लाइन के नाम से जानते हो। ठीक है, अब ये जॉनसन लाइन क्या है, तो आप यहाँ पे कहोगे कि ये ब्रिटिशर्स ने इसे प्रपोज किया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इसे क्या किया था, प्रपोज किया था। और कब प्रपोज किया था, तो आप बताओगे 1860 के अंदर ये प्रपोज किया गया था। ठीक है, और 1860 के अंदर जब ये प्रपोज किया गया था, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रेजेंट का अक्साई चीन है, ठीक है, ये क्या था, इंडिया का पार्ट था उस टाइम पे। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने ये डील आउट किया था चाइना के साथ और जॉनसन लाइन क्रिएट किया गया था, उस समय ये जो रेड पार्ट आप देख पा रहे हैं अक्साई चीन वाला,
ये पूरा का पूरा पार्ट क्या था, इंडिया के अंडर कवर था, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके पास एक बेस एविडेंस अवेलेबल है कि ये एरिया हमारा था। तो जो चाइना यहाँ पे फॉल्सली क्लेम कर रहा है, इसे कहीं ना कहीं आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा कि जो एरिया है हमारे पास वेस्टर्न सेक्टर, इस वेस्टर्न सेक्टर के अंदर हमारे पास ये पूरा का पूरा अक्साई चीन जो है वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अब चाइना की तरफ से स्टैंड की बात करें तो चाइना जो है इसे पर्टिकुलर क्या करता है, डिनाई करता आ रहा है, वो इसे मानने को तैयार नहीं हो रहा। और इसी कारण यहाँ पे जो बेसिक प्रॉब्लम है आप लोगों को देखने को मिलता है। और रीजन क्या है, यहाँ पे जब वॉर लाइक सिचुएशन बना था तो आप लोगों को पता चलेगा एक LAC क्रिएट किया गया था, जहां पे आप ये लाइन देख पा रहे हैं। कलर चेंज कर लेता हूं, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो येलोइश लाइन आप देख पा रहे हैं, ये येलोइश लाइन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो पर्टिकुलर एरिया या रीजन है, ये आप लोग सुनते आ रहे हैं LAC के नाम से, ठीक है। इसे आप लोग सुन रहे हैं LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से। अब बेसिकली ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि जब इन डिस्प्यूट्स के ऊपर मीटिंग्स वगैरह हेल्ड होती है तो उस टाइम पे ये कहा गया था कि भैया LAC का जो एरिया है उसका जो बॉर्डर है, ठीक है, वो क्या क्रिएट करेगा या फिर वो कौन क्रिएट करेगा। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक लेक का नाम आता है आपके सामने, दैट इज पैंगोंग सो लेक, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस पैंगोंग सो लेक के साथ, बेसिकली आपको ये पता है कि जब कभी भी कोई लेक या रिवर माउंटेन एरिया से निकलता है या फ्लो करता है तो वो पहले बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज में आता है, देन आफ्टर वो किसी एक एरिया के ऊपर ज्वाइन करता है, देन वो फ्लो करता है, ठीक है। तो अब ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि इसके किस पार्ट को यहाँ पे ये कहा जाए कि ये पैंगोंग सो लेक है, ठीक है। इंडिया इसे क्लेम करेगा कि दिस इज पैंगोंग सो लेक, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने अक्साई चीन के ऊपर ये एग्रीमेंट किया था 1860 के अंदर, जॉनसन्स लाइन क्रिएट की थी, तब हमारे अकॉर्डिंग तो ये एरिया था, लेकिन चाइना इसे फॉल्सली क्लेम कर रहा है कि नहीं ये है। तो ऐसे में इस पर्टिकुलर रीजन पे आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन यहाँ नहीं है, ये पर्टिकुलर रीजन मैप के अंदर है, ये जस्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कहने को इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए कि ये जो डिस्प्यूट है ये किस पर्टिकुलर रीजन से है। और यहीं पे जो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे आप लोगों ने नाम सुना होगा गलवान वैली का, ठीक है। तो गलवान वैली में जो बॉर्डर रिलेटेड टेंशंस चल रहे हैं उसका बेसिक और मेन रीजन यही रहा है, ठीक है। अब बाकी चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारे सेंट्रल सेक्टर की, और सेंट्रल सेक्टर के अंदर ये जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं सेंट्रल सेक्टर या मिडल सेक्टर। तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट है उसके पीछे का जो पर्टिकुलर रीजन है आपके सामने, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर के अंदर जो डिस्प्यूट है उसके पर्टिकुलर रीजन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं इट इज जस्ट अ माइनर डिस्प्यूट, ठीक है। और इस माइनर डिस्प्यूट के पीछे जो रीजन है वो रीजन आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मैपिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है डिस्प्यूट किस पे है, ऑन मैपिंग वर्क पे है। और ये जो डिस्प्यूट है जनरली इंडिया और चाइना, ठीक है, ये दोनों ही इस पे एग्री करते हैं। तो यहाँ पे भी किसी टाइप का प्रॉब्लम एट प्रेजेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है उसके बारे में हम आ जाते हैं, और ये जो मेजर प्रॉब्लम होता है ये होता है आपके ईस्टर्न सेक्टर के ऊपर, ठीक है। अब ईस्टर्न सेक्टर के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। रीजन क्या है, इस ईस्टर्न सेक्टर को हम लोग जानते हैं मैक मोहन लाइन के नाम से। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इंडिया के साथ यही हुई है कि जब भी बॉर्डर रिलेटेड जो बाउंड्रीज क्रिएट की गई है तो ऐसे पर्सन्स ने क्रिएट की जो इंडिया के थे ही नहीं, ना ही कभी इंडिया को जानते थे। तो उन्होंने बस ठीक है पेंडा छुड़ाना है अपने काम से तो कर करा के भाग गए, ठीक है, जो कि आज हम लोग यहाँ पे उसे झेल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैकमोहन लाइन है इसके बारे में अगर बात की जाए तो ये जो लाइन है ये चाइना को, ठीक है, ये जो लाइन है ये इंडिया को, और साथ ही साथ
यही वो लाइन है जो तिब्बत वाले एरिया को बॉर्डरली क्लासिफाई करने का काम करता है। तो अब आप बताओगे कि ये लाइन कब क्रिएट की गई थी, ठीक है, तो आप बताएंगे 1913-14 के अंदर ये लाइन क्रिएट की गई थी और इसके लिए एक पर्टिकुलर मीटिंग हेल्ड हुई थी जिसे आप लोग शिमला कॉन्फ्रेंस या शिमला मीटिंग के नाम से जानते हैं। वहां पे इन्होंने इस बॉर्डर को प्रपोज किया था, ठीक है, इस बॉर्डर को प्रपोज्ड किया था, ठीक है, प्रपोज्ड बॉर्डर था ये। अब प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पे तो सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे ही 1947 पे हम आजाद होते हैं उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि ये सारे एग्रीमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू थे या फिर ये कहा जा सकता है इंग्लैंड के क्राउन के थ्रू किए गए थे। और जैसे ही आप आजाद होते हो उसके बाद प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाता है कि चाइना ने ये कह दिया कि हम तिब्बत को एज अ सोवर्न नेशन नहीं मानते। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर चाइना ये कहता है कि तिब्बत को ये लोग सोवर्न कंट्री नहीं मानते, अकॉर्डिंग टू हम बात कर रहे हैं चाइना की, ठीक है, चाइना ये कहता है कि तिब्बत जो है ये सोवर्न कंट्री नहीं है, तो ऐसे में हम इस बाउंड्री को नहीं मानेंगे और जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है या अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, इस एरिया को ये लोग गवर्न करते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग ये मानते हैं, तो साउदर्न तिब्बत के नाम से ये इसको एसोसिएट करते हैं। ये कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये हमारा है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इसके कारण भी एक प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको अभी भी सॉल्व करना या शॉर्ट आउट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। बाकी देखते हैं, दोनों ही कंट्री इसके ऊपर वर्क कर रही है, आगे जाके डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। अब बेसिकली आपसे कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद कमेंट के अंदर आंसर दें। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन ये बनता है कि इन एरियाज पे इंडिया के तरफ से सिक्योरिटी के लिए कौन सी बॉर्डर फोर्सेस या कौन सी बटालियन या ट्रूप्स यहाँ पे वर्क करती है, या फिर चाइना की तरफ से कौन से वर्क करते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल दूं मैं आपको, बीएसएफ हो गया या फिर आईटीबीपी हो गए, इनमें से कौन इन्हें गवर्न करता है, तो वो आप लोग एक बार थोड़ा सा कमेंट करके आंसर दीजिएगा, तो खुशी होगी कि आप लोग भी खुद से कुछ मेहनत कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हमारे इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट पे, ठीक है। अब इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पहले जो नेपाल के तरफ से गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया मैप प्रपोज किया और ये कहा कि ये जो 3 एरियाज हैं, ठीक है, ये 3 एरियाज कौन कौन से हैं, लिम्पिया धौरा है, ठीक है, काला पानी है और लिपू लेक है, ठीक है, ये तीनों के तीनों एरिया को नेपाल अपने नए मैप के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हुए कहता है कि ये तीनों एरिया क्या है, हमारे हैं, इंडिया इस पे क्लेम नहीं कर सकता। तो तभी से एक बड़ा कंट्रोवर्सी आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसी कंट्रोवर्सी को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग इसको इजीली समझ सको, ठीक है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग ब्रिटिशर्स के अंडर गवर्न थे, तो हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूंगा। हिस्ट्री में मेजर जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ये डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा 1816 के अंदर, ठीक है। 1816 के अंदर क्या होता है, सुगौली ट्रीटी की जाती है, ठीक है। ये जो सुगौली ट्रीटी है इसका नाम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सुगौली ट्रीटी को करने वाले जो पर्सन्स थे वो कौन थे, नेपाल थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 1857 के बाद यहाँ पे क्राउन का डायरेक्ट अंडर गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सारा मैटर सॉल्व कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल के साथ सुगौली ट्रीटी की और इस सुगौली ट्रीटी में इन्होंने क्या किया, डिमार्किंग लाइन, ठीक है, डिमार्किंग लाइन को इन्होंने डिसाइड किया और ये कहा कि जो काली रिवर है, ठीक है, ये क्या रहेगी, हमारी डिमार्किंग लाइन रहेगी। और इन्होंने कहा कि इस काली रिवर के ईस्ट वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, नेपाल होगा, जबकि इसका वेस्टर्न पार्ट जो होगा वो क्या रहने वाला है, इंडिया रहने वाला है, ठीक है। तो अब ऐसे में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम्स कैसे स्टार्ट होती है, चूंकि आप लोगों को पता है
जस्ट लाइक अगर मैं गंगा रिवर की भी बात करूं तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज और बहुत सारे चेन्स आकर मिलते हैं, देन आफ्टर यूनाइटेड फॉर्म में आप ये कह सकते हो कि दैट इज अ रिवर। ठीक है, ये रिवर फ्लो कर रहा है। तो अब ये रिवर यहाँ से और यहाँ से इन दो अलग अलग माउंटेन से फ्लो करके आ रहा है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आपने इसे डेजिग्नेट किया काली रिवर, लेकिन आपने इसे ब्रॉडली क्लासिफाइड नहीं किया कि किस माउंटेन से निकलने वाले किस स्ट्रीम के ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है, तो इसे काली तो आप कह रहे हो कहां से? इस पर्टिकुलर रीजन से, लेकिन इसके पहले का क्या? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम यही जनरेट हो रही है कि यहां से इंडिया मानता है कि दिस इज द फ्लो पाथ ऑफ काली रिवर। ठीक है, ये फ्लो पाथ है काली रिवर का और ये एरिया जो है इंडिया गवर्न करता है। लेकिन रिसेंटली नेपाल ने ये कहा कि एक और जो अनदर स्ट्रीम है वो यहां से यूं फ्लो करता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर तो हम लोग इसे एज अ बाउंड्री डिमार्केशन मानेंगे और ये जो हो जाएगा एरिया, ये तीनों पार्ट लिपुधौरा, काला पानी और लिपू लेक, ये तीनों किसके हो जाएंगे? नेपाल के हो जाएंगे। तो भैया ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोग इस टाइप की चीजें कहते हो तो हमें भी थोड़े से एविडेंस देने चाहिए ताकि हम लोग ये बता सकें कि भैया ये जो एरिया है ये आप अभी गवर्न करना चाह रहे हो, जबकि इंडिया के पास तो ये बहुत पहले से था। तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया भी गया है। और थोड़ा सा डिटेल्स आपको भी पता होना चाहिए, जब 1962 के अंदर वॉर हुआ था इंडिया चाइना। ठीक है, इस इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये एडमिनिस्टर्ड किया गया था बाय इंडिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये कह कैसे सकते हो कि ये एरिया आपका है? ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे नेपाल के गवर्नमेंट को इजीली सुनना चाहिए, अदरवाइज इसके ऊपर भी सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे। ठीक है, अब ये एरिया इंडिया का है, हम लोगों ने क्लेम किया, इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे हम लोगों ने बताया कि ये इस टाइप से था। तो लेकिन एक सबसे बड़ी चीज को हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भैया ऐसा रिसेंटली क्या हो गया कि नेपाल को इस टाइप का काम करने की सूझी। ठीक है, उसके पीछे हम लोग कुछ पर्टिकुलर रीजंस को खोजेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एरिया पहले से ही इंडिया गवर्न कर रहा था। लेकिन आप लोगों को साथ में ये भी पता था कि जो कैलाश मानसरोवर रूट है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर का जो रूट है उस रूट के अंदर आप लोगों को पता हो, जब हम लोग जाते हैं इस पर्टिकुलर रीजन से यहां से होते हुए तो ये बहुत लंबा होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये रूट हम यूज करें तो ये हमारे लिए शॉर्टेस्ट होगा। तो रिसेंटली क्या किया गया, इंडियन गवर्नमेंट के तरफ यहाँ पे जो कच्चा रास्ता था, ठीक है, उसको मोटरेबल बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पहली बार सड़क बनाई हो, यहाँ पे रोड जो था वो ऑलरेडी अवेलेबल था, हम लोगों ने बस इसे क्या कर दिया, मोटरेबल कर दिया। दैट मीन्स कि पहले यहाँ से लोग बाग क्या करते थे, ट्रीक करते थे, पैदल जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे आप क्या कर सकोगे, व्हीकल का यूज कर सकोगे। ठीक है, तो बस इसी डेवलपमेंट के ऊपर नेपाल ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या अपने पार्लियामेंट के अंदर ऐसा प्रिटेंड करना स्टार्ट कर दिया है, एक नया मैप इंट्रोड्यूस किया है कि ये जो एरिया है वो हमारा है। ठीक है, तो आई होप आपने इस डिस्प्यूट को इजीली समझ लिया होगा और मैं ये मानता हूं कि ये डिस्प्यूट बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब नेपाल की तरफ से मिनिस्ट्रियल मीटिंग के लिए इंडिया को लेटर दिया गया था तो उस टाइम पे इंडिया ने भी ये कहा था कि एक बार हम कोविड पैंडेमिक से फ्री हो जाते हैं, देन आफ्टर बैठ के इस पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस या डील आउट किए जाएंगे। ठीक है, तो दोनों की तरफ से एक पॉजिटिव वे है। आई होप ये जल्दी सॉल्व हो जाए और आप लोगों के एग्जामिनेशन में भी ये आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो चाइना को हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने नेपाल को देख लिया, अब हमें पाकिस्तान को देखना बाकी है। और ये जो पर्टिकुलर इशू है इसे आप लोग कह सकते हैं एज अ गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान इशू के ऊपर। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है इसे हम लोग डेजिग्नेट करेंगे एज अ गिलगिट बाल्टिस्तान इशू। अब थोड़ा सा मैपिंग पे वापस आ जाते हैं। ये जो मैप है आप लोगों को अलग अलग कलर्स में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और कलर्स के बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री भी आप लोग इसके लिए देख सकते हैं। ये अक्साई चीन वाला मैटर अभी अभी आप लोगों ने देखा ही है वीडियो के अंदर, जहां पे हम इसे LAC के नाम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है,
ये सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया है जो आपको पता है वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये जो पर्टिकुलर एरिया देखने को मिल रहा है, ये एरिया रेड कलर में गिलगिट बाल्टिस्तान है। ये आज़ाद कश्मीर के रूप में पाकिस्तान इसे क्लेम करता आया है और बाकी रेस्ट ये वाला एरिया जो है ये पाकिस्तान है ही, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि पाकिस्तान के साथ बाउंड्री कितनी है, तो उसी बाउंड्री में आप मुझे बताइए मैक्सिमम टू मिनिमम के ऑर्डर में पाकिस्तान का रैंक क्या लगता है हमारी बाउंड्री के अंदर, ठीक है। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश आता है, तो उसी अकॉर्डिंग मैक्सिमम टू मिनिमम की तरफ में पाकिस्तान का रैंक कौन सा है ये पहले कमेंट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि जब 1947 में हम लोग यहाँ से फ्रीडम लेते हैं, हम लोग आज़ाद हो जाते हैं, उस टाइम पीरियड पे आप लोगों ने ये देखा कि 3 ऐसे जो प्रोविंस थे जो इंडिया में मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे थे, जिनमें आप लोगों ने एक जम्मू एंड कश्मीर का नाम सुना होगा, ठीक है। आप लोगों ने हैदराबाद का नाम सुना होगा, जूनागढ़ का नाम सुना होगा। तो इनमें जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम क्या थी कि मेजॉरिटी जो पर्सन्स थे वो यहाँ पे मुस्लिम थे, जबकि जो रूलर्स थे वो हिंदू थे। तो ऐसे में यहाँ पे वो लोग इंडिया में नहीं मिलना चाह रहे थे और ना ही वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, फ्रीडम रखना चाह रहे थे अपने आप को। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से जो कबाइली अटैक इन पे किया जाता है, उस टाइम पीरियड पे यहाँ के राजा, कमेंट करके बताइए इनका नाम क्या है, उन्होंने इंडिया के साथ मैच आउट करने का या इंडिया में मिलने का जो लेटर था उसे साइन आउट कर दिया। अब साइन आउट कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो जाती है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे तो आप लोगों को मिल जाता है फ्रीडम, उसके बाद आता है 1948 का एरिया जहाँ पे सीज फायर वाली इशू बन जाती है। इसी चीज को हम लोग कश्मीर वॉर के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पे उन ट्राइबल्स के फॉर्म में यहाँ पे एंटर हो जाते हैं और देन आफ्टर जो क्राइसिस है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कारगिल वॉर वाली सिचुएशन होती है और इसी सिचुएशन के अंदर ये जो मैटर है ये पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है, यूनाइटेड नेशंस में चला जाता है। जैसे ही ये मैटर जो है यूनाइटेड नेशंस में चला जाता है, यूनाइटेड नेशंस के बिहाफ पे यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसे आप लोग जानते हैं शिमला एग्रीमेंट के नाम से। जब मैंने चाइना के साथ इसे लिंक करके पढ़ाया था तब मैंने आपको इसकी ईयर बताया था, तो कमेंट कर दो शिमला एग्रीमेंट किस ईयर किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब एग्रीमेंट किया जाता है तो यहाँ पे डीजीएमओस लेवल के जो पर्सन्स हैं उन्होंने साइन आउट किया। अब आप बताएंगे डीजीएमओस क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि ये डायरेक्टर जनरल लेवल के पर्सन्स हैं, इन्होंने इस इशू के ऊपर अपने सिग्नेचर किए कि हम लोग यहाँ पे सीज फायर जो है वो बनाए रखेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन्स हैं जिसे आप लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम से जानते हैं, इन्होंने यहाँ पे डील आउट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस रखे गए थे। टर्म एंड कंडीशंस यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये रखे गए थे कि भैया सबसे पहले पाकिस्तानी आर्मी यहाँ से अपनी जो सेना वगैरह है उनको हटाएगी, देन आफ्टर इंडियन आर्मी यहाँ से रोल आउट करेगी और उसके बाद इस एरिया में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे और इलेक्शंस के अकॉर्डिंग ये फिक्स किया जाएगा कि ये एरिया इंडिया में रहे या ये एरिया पाकिस्तान में चला जाए। ये उस टाइम के यूनाइटेड नेशंस के स्टैंड रहे थे, ठीक है। अब बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इस चीज को ना तो पाकिस्तान मानने को तैयार है और हम तो मानेंगे भी क्यों, क्योंकि ये एरिया ही हमारा था। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स या टेंशन कहा जाए तो स्टार्ट हो जाता है। इसी में एक टाइम पीरियड आता है आपके पास 1994 और 1994 में इंडिया ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन में ये कहा कि ये जो पूरा का पूरा एंटायर एरिया है जम्मू एंड कश्मीर ये किसका है, इंडिया का है। जैसा कि रिसेंटली आर्टिकल 370 के रिवोक के टाइम पे आप लोगों ने अमित शाह का भी स्पीच सुना होगा जो कि बहुत पॉपुलर रहा था और उन्होंने ये क्लियर करते हुए कहा था कि जब मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करता हूं तो दैट मीन्स अक्साई चीन इज ऑल्सो आवर पार्ट, गिलगिट बाल्टिस्तान
आज़ाद कश्मीर, ये सक्षम वैली, ये सारे के सारे इंडिया के पार्ट हैं, ठीक है। उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स आप समझ सकते हो इंडियन स्टैंड है कि हम इसे छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हमारा पार्ट है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे इन्होंने साइन किया है जम्मू कश्मीर के राजा ने, तो ये पार्ट पूरा का पूरा हम इंडिया का मानेंगे। ये तो था इंडिया की तरफ से डेवलपमेंट। अब हम थोड़ा सा डेवलपमेंट देखते हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से आता है, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले डेवलपमेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है 4 नवंबर 1947 से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इस एरिया को उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, वहां पे इलीगल वे में एंटर हो गए थे। वो सारी चीजें आप लोगों ने देखी। उसके बाद पाकिस्तान अपने यहाँ पे क्या करता है, एक एग्रीमेंट करता है जिसे आप लोग कहेंगे कराची एग्रीमेंट के नाम से, ठीक है। ये जो कराची एग्रीमेंट हो जाता है 1949 में, यहाँ पे पाकिस्तान इस पूरे एरिया को कहता है कि इट इज गवर्न्ड बाय अस, और इसको ये कह दिया जाता है कि नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान, नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान के नाम से इसको डेजिग्नेट करना स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही इसे पाकिस्तान अपने एरिया के अंदर डेजिग्नेट करना स्टार्ट करता है, और आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि उन्होंने इसे नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान के नाम से बताना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद के डेवलपमेंट में 2009 पे आते हैं, जहां पे एक गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है जी भी, आप यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान की स्पेलिंग देख सक रहे हैं। तो गिलगिट बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशू करता है, और ये कहता है कि पहले तो इन्होंने जो कहा था कि नॉर्थ एरिया, ठीक है, नॉर्थ एरिया ऑफ पाकिस्तान, अब इस नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान का नाम बदलकर क्या कर देता है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान कर देता है, ठीक है। तो इसका नाम एक्चुअल में गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं था, ठीक है। इसका नाम 2009 में चेंज किया गया पाकिस्तान के थ्रू, जो कि इंडिया मानने से अभी भी मना करता है। और इसका जो एम है ये यहाँ पे ही नहीं रुकता, ये और आगे बढ़ता है, और 2018 के अंदर यहाँ पे इस ऑर्डर को रिप्लेस करता है और यहाँ पे लाता है गिलगिट बाल्टिस्तान ऑर्डर, ठीक है। इस गिलगिट बाल्टिस्तान ऑर्डर में ये लोग क्या एम करते हैं, ये कहते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो होगा ये इनका 5th प्रोविंस कहलाएगा। भैया 5th प्रोविंस कैसे हो गया? आपने वहां पे इलेक्शन नहीं करवाए, आपने वहां के मेजॉरिटी से डिसाइड नहीं किया, और उसके बाद आप अगर यहाँ पे अपना प्रोविंस डिक्लेयर कर रहे हो तो दैट मीन्स आप समझ ही सकते हो कि बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होंगे यहाँ पे। और अगर ये इसे 4th प्रोविंस डिक्लेयर कर रहा है, 5th प्रोविंस डिक्लेयर कर रहा है, तो इसके 4 प्रोविंस कौन कौन से हैं? तो आप लोग यहाँ पे कहेंगे कि एक इसका जो एरिया है वो कहलाता है बलूचिस्तान। सेकंड जो प्रोविंस है इनका ये कहलाता है खैबर पख्तून, ठीक है, खैबर पख्तून है। थर्ड एरिया इनके पास है पंजाब, ठीक है, पंजाब इंडिया का भी पार्ट है और पंजाब पाकिस्तान का भी पार्ट है। और एक एरिया इनका जो है ये सिंध है। तो ये बेसिकली कहा जा सकता है कि ये इनके 4 प्रोविंस रहे हैं, और इसे ये डिक्लेयर कर रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान को एज अ 5th प्रोविंस, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। और इसी से रिलेटेड जो प्रेजेंट प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये 2020 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है ये यहाँ पे ये कह देता है कि भैया आप लोगों ने जो 2018 का ऑर्डर इशू किया था दैट इज वैलिड, आप इसे गवर्न कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे आप बिना यूएन की बात को मानते हुए, बिना एग्रीमेंट को मानते हुए इस टाइप की चीजें अगर आप करोगे तो फिर इंडिया की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट और वर्क आप लोगों को आर्मी की तरफ से इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। तो अब बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग इस गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया को अपने में मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो क्या है कि एक तो ये स्ट्रैटेजिक एरिया है। अब स्ट्रैटेजिक एरिया का मतलब जो कि बॉर्डर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट लाइक सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान को अपनी आर्मी रखनी पड़े तो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में आर्मी रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो इस एरिया पे आता है तो यहाँ पे उसकी आर्मी बहुत कम रखनी पड़ेगी और वो दिल्ली से बहुत ज्यादा
इजीली जुड़ भी पाएगा। ठीक है, ये एक चीज देखने को मिल सकती है। सेकंड, आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो वाटर रिलेटेड क्राइसिस है पाकिस्तान में, आप लोगों को पता है इंडस रिवर और उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसी एरिया से ट्रैवल करते हैं। तो वाटर अगर इनको मिल जाता है तो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर ये लोग डेवलप कर पाएंगे और ये लोग क्या कर पाएंगे, एनर्जी डेवलपमेंट वर्क कर पाएंगे। ठीक है, रीजन क्या है आप लोगों को पहले से ही पता है, यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम है जिसपे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर ये लोग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये वो रीजन है जिसके कारण पाकिस्तान यहाँ पे इतना ज्यादा एग्रेसिव है कि इस एरियाज को अपने अंडर कंट्रोल लिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी उसके लिए पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के क्या फीडबैक हैं, आप लोगों को ये जो हमारा मेथड है समझाने का पिक्टोरियल वे में वो इजीली समझ में आता है या नहीं। सारे डेवलपमेंट्स के बारे में आप लोग बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि लोग इसे इजीली समझ सकें, इस सेंसिटिव टॉपिक को, जहां पे हम लोगों ने बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट की बात की है। इंडिया के साथ साथ जो नेपाल के डिस्प्यूट्स हैं, जो चाइना के डिस्प्यूट हैं और जो पाकिस्तान के यहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं, उनको हम लोगों ने इस वीडियो में समझने की कोशिश की है। आई होप आपके एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं और आप लोगों ने इजीली समझा है। इससे रिलेटेड नोट्स एंड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं और इसी टाइप के अदर वीडियोस देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को वेरियस इंफॉर्मेटिव वीडियोस का यहाँ पे भंडारा मिलने वाला है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।